रूस और अमेरिका की लड़ाई क्या है? कब खत्म होगी अमेरिका और रशिया की दुश्मनी? अमेरिका और रूस की दुश्मनी का दुनिया पर क्या असर पड़ा? दोस्तों, आपको भी कभी न कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि आखिर ये अमेरिका और रशिया कितने सालों से दुश्मनी की आग में जले ही जा रहे हैं और उनकी लगाई आग में बाकी के देश भी जलते रहते हैं, जिसका प्राइम एग्जाम्पल तो आप पिछले कुछ महीनों में रशिया यूक्रेन वॉर से तो लगा ही सकते हैं। तो अब महज दो देशों के बीच जंग का मुद्दा ही नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक मंदी का कारण बन गया है। और ये बात समझना काफी जरूरी है कि आखिर कैसे शुरू हुई थी अमेरिका और रूस के बीच की बिना बंदूक वाली लड़ाई। अब आप कहेंगे कि ये बिना बंदूक वाली लड़ाई क्या है? तो दोस्तों, आज जिस लेवल पर आप अमेरिका और रशिया की दुश्मनी देख रहे हैं, उसका मेन कारण यही है कि दोनों एक दूसरे से खुलकर जंग नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश में रहते हैं। और इसी कोशिश की शुरुआत को कोल्ड वॉर कहा गया था। तो आइए पहले समझते हैं कि ये कोल्ड वॉर क्या है। आमतौर से अगर आप 20वीं सदी के सबसे बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे तो आपको आंख बंद करके भी दो सबसे बड़ी घटनाएं दिखेंगी। पहला विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। फिर आता है दूसरा विश्व युद्ध, जिसे 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। लेकिन अब यहीं पर आपको जो एक चीज साफ साफ नजर आएगी वो है 1947 से 1991 तक की लड़ाई, जिसमें यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के खिलाफ थे। पर एक भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी, लेकिन उनके साथ रहे देशों में प्रॉक्सी लड़ाई से दुनिया भर में तबाही हुई। चाहे वो कोरिया वॉर हो या फिर वियतनाम की लड़ाई या अफगानिस्तान और यूएसएसआर की जंग, ये सब अपने आप में कोल्ड वॉर की देन है। लेकिन अब जिन्हें इतिहास थोड़ा भूल गया है, शुरू से शुरू करें तो कहा जाता है कि अमेरिका और रशिया यानी कि यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत 1917 में रशियन रेवोल्यूशन से ही हो गई थी। दरअसल कार्ल मार्क्स के विचारों के दुनिया में आने के बाद से ही रशिया में राजा के खिलाफ कम्युनिस्टों ने विद्रोह शुरू कर दिया, यानी पूरे यूएसएसआर को कम्युनिस्ट देश बनाने के प्रयास होने लगे। लेकिन इस दौरान अमेरिका और उसके जैसे पूंजीवादी देश यानी फ्रांस, ब्रिटेन और इटली ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई। और फिर 1922 में रशिया ने कुछ देशों को एक साथ लेकर यूएसएसआर का गठन कर दिया और इस तरह से अमेरिका के ना चाहते हुए भी दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कम्युनिस्ट हो चुका था। और इससे अमेरिका को अपने पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट विचारधारा को खतरा महसूस होने लगा था। इस तरह से यूएसएसआर और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और दुनिया में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। लेकिन फिर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें जर्मनी के अटैक के कारण ऐसा लगने लगा था कि हिटलर की सेना को हराने के लिए और इस जंग को जीतने के लिए अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र यानी पूंजीवादी देश थे, उन्हें एक और पावर की जरूरत थी और सोवियत संघ को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अकेले लड़ना सही नहीं लग रहा था। इसीलिए सोवियत संघ और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने लगे। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों तथा धुरी राष्ट्र के नाम से बने दो गुटों के बीच में लड़ा गया। इसी दौरान जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ था, लेकिन पीस ट्रीटी का ब्रीच करते हुए जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर आक्रमण कर दिया। वॉर रिजल्ट में सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हो गया। इससे अमेरिका और मित्र राष्ट्रों की शक्ति दोगुनी हो गई और वो लोग युद्ध में जीत गए। लेकिन युद्ध के अंत में ये पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई, वेस्टर्न और कैपिटलिस्ट ब्लॉक, जिसका लीडरशिप यूनाइटेड स्टेट करता था, और दूसरा सोशलिस्ट गुट सोवियत यूनियन के लीडरशिप में था। इस तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसी दो सुपर पावर्स का उदय हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के नक्शे पर कई नए बॉर्डर्स बन गए थे, जिन्हें अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन बॉर्डर्स के बनने के पीछे भी इन्हीं दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट का हाथ था। जैसे जर्मनी के खिलाफ जंग जीतने के बाद बाकी का जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया था और उसमें से वेस्टर्न जर्मनी अमेरिका के कंट्रोल में था तो ईस्टर्न जर्मनी सोवियत संघ के कंट्रोल में था। इसी तरह कोरिया की बात करें तो वहाँ भी नॉर्थ कोरिया पर सोवियत संघ का कंट्रोल हो गया था और साउथ कोरिया अमेरिका के कंट्रोल में था। इसी तरह की नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बाद अब उन घटनाओं की बात करें जो समय समय पर इस दुश्मनी को बढ़ाता गया, और उसमें सबसे पहले नंबर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमन का बयान। ट्रूमन साहब ने बहुत जोर देते हुए कहा कि अब चाहे जो भी हो जाए, हमें दुनिया में बढ़ते हुए साम्यवाद को रोकना ही है। इसके लिए उन्होंने कहा कि जिस देश में सत्ता के खिलाफ अगर कोई ग्रुप साल सलाम वाला कोई कांड करता है तो उसे भगाने के लिए अमेरिका वहां की सत्ता और सरकार की मदद करने में सामने आएगी। और ऐसा अमेरिका ने यूनान और तुर्की में किया भी, जहां उन्होंने कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी। और फिर क्या था, दुश्मनी बढ़ने के लेवल 1 पर
दोनों सुपर पावर्स पहुंच गए। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूरोप में अमेरिका ने बढ़ते हुए कम्युनिस्ट देशों को दबाने के लिए 1939 में नाटो देशों का एक ग्रुप बनाया, जिनका मकसद ये था कि अगर कोई देश नाटो देश मेंबर के लोगों पर अटैक करेगा तो सारे देश मिलकर अपने नाटो मेंबर की रक्षा करेंगे। क्योंकि अमेरिका को ये डर था कि जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट राष्ट्र बनते जा रहे हैं, वो अगर जर्मनी के बाद फिर फ्रांस और इटली तक पहुंच जाते हैं तो वेस्ट से तो अमेरिका का दावा खत्म हो जाएगा। इसीलिए नाटो का गठन किया गया। अब ये एक दूसरा लेवल था दुश्मनी का, जिसे देखते हुए बाद में रूस ने भी अपने देशों के साथ एक ऐसी ही ग्रुप की स्थापना की। फिर आती है 20वीं सेंचुरी और उसके आते ही इस कोल्ड वॉर का माहौल और गहरा हो गया। अमेरिका ने दिसंबर 1951 में यूरोप के रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया, जिसको मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है, और ये अपने ट्रूमन साहब की थ्योरी का इकोनॉमिक पहलू था। अमेरिका ने घोषणा की थी कि इस प्लान का टारगेट केवल वॉर में बर्बाद किए गए यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन करना है। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा था उतना आसान लगा नहीं, क्योंकि ये एक तरह से उन देशों को बहुत सारे पैसे देकर कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव से यूरोप को सेफ करने का काम था। और इससे हुआ भी वही जो अमेरिका चाह रहा था। बाकी के सभी वेस्टर्न देश अमेरिका के साथ उसके पैसों से अपने डेवलपमेंट को मिलाकर चलने लगे। खैर, अब अगर 50 के दशक की बात करें तो भले ही यूरोप में रशिया की आइडियोलॉजी नहीं फैल रही थी, लेकिन एशिया में कम्युनिज्म को रोकना अमेरिका के लिए चुनौती बन गया था। क्योंकि 1949 में एशिया में एक बहुत बड़े देश में चीन की क्रांति सफल हुई और देश में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार आ गई, जो कि एक कम्युनिस्ट विचार की सरकार थी। इसीलिए अमेरिका के होश उड़ गए। इसीलिए जब चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता के लिए मांग की तो अमेरिका को ये लगने लगा कि वो ऐसा नहीं होने दे सकते, क्योंकि वो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में एक और रशिया सपोर्टर देश को स्थायी सदस्यता नहीं लेने दे सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के भविष्य के लिए चिंता की बात थी। इसीलिए चीन के इस मेंबरशिप प्लान ने भी दोनों देशों यानी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच खूब जहर घोला। इसके अलावा क्योंकि अब तक सिर्फ अमेरिका के पास ही एटॉमिक बॉम्ब का पूरा स्टॉक मौजूद था, जिसने कोल्ड वॉर में रशिया की नींद उड़ाकर रख दी थी, इसीलिए उसने भी जल्द से जल्द एटम बॉम्ब की टेस्टिंग करके कोल्ड वॉर को दोनों तरफ से मुश्किल बनाते हुए और गहरा और कोल्ड कर दिया। कोल्ड इसलिए क्योंकि अब तक लोगों को ये लग रहा था कि इस विवाद में अमेरिका रशिया पर कभी भी एटम बॉम्ब गिराकर उसे तबाह कर सकता है। लेकिन जैसे ही दुनिया को ये पता चला कि यूएसएसआर ने भी एटॉमिक बॉम्ब बना लिए हैं, तो इसके साथ ही अमेरिका का ये गुरूर भी खत्म हो गया कि वो ज्यादा शक्तिशाली है। और इसी के साथ दोनों की दुश्मनी गहरी तो हो गई, लेकिन दोनों इस बात से डरने लगे कि सामने से हमला करने से दोनों को ही नुकसान होगा। और दुश्मनी की राह में चलते हुए बहुत से देश बर्बाद होना शुरू हो गए, जिसमें सबसे पहले हंगरी पर नजर जाती है, जहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए अमेरिका के सपोर्ट से एक आंदोलन चला, लेकिन उसे यूएसएसआर की सेना ने कुचल दिया, जिससे अमेरिका की एक और हार लोगों के सामने आई। इस तरह से पूरे 50 का दशक अमेरिका और यूएसएसआर की शहमात में गुजर रहा था और दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी यूएसएसआर में एक उग्रवादी नेता खुश्चेव सत्ता में आते हैं और वो अमेरिका के साथ रिश्तों को सही करने के लिए अमेरिका की यात्रा पर ही चले गए, जहां लोगों को एक बार को लगा कि शायद चीजें सही हो जाएं। लेकिन उन्होंने उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर को रशिया आने का न्योता भी दे दिया। लेकिन तभी एक ऐसा कांड हुआ कि सब खत्म हो गया। कांड का नाम था U-2 प्लेन कांड। 1 मई 1960 को अमेरिका का स्पाई प्लेन U-2 द सोवियत यूनियन की बाउंड्री में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। ये प्लेन सोवियत मिलिट्री रीजन पर उड़ते उड़ते अलग अलग जगहों की फोटो ले रहा था। बस फिर क्या था, रूस ने U-2 को मार गिराया और उसके पायलट पावर्स को पकड़ लिया, जिसके बाद पायलट ने जासूसी की सब बातें मान भी ली। अब ये मामला जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा तो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव और सोवियत रिप्रेजेंटेटिव में झगड़ा ही हो गया। बात तब बहुत बढ़ गई जब राष्ट्रपति आइजनहोवर ने आगे की सभी शांति की संभावना को खारिज करते हुए ये कहा कि सोवियत यूनियन में सारी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज बड़ी सीक्रेट रहती हैं, इसीलिए अमेरिका ऐसी जासूसी आगे भी करता रहेगा। बस फिर क्या था, जो याराना क्रुश्चेव की तरफ से बढ़ रहा था उसे खत्म करते हुए दुश्मनी और कोल्ड वॉर में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया कि उसे अब कोई भी खत्म नहीं कर सकता था। इसके बाद इस जंग में एक दूसरे की टांग पकड़कर पीछे करने की घटनाएं शुरू हुई और उसमें सबसे बड़ा रोल था स्पेस रेस का, जिसने दोनों देशों के बीच स्पेस में पहुंचने और वहां पर अपने दबदबे को प्रूफ करने में लगा दिया। बस फिर क्या था, रूस ने इस रेस में बाजी मारते हुए पहला सैटेलाइट और पहला इंसेस स्पेस में भेजकर इतिहास रच दिया था। लेकिन इस दौर में अमेरिका की लीडरशिप दुनिया के एक बड़े ही प्रभावशाली नेता जॉन एफ कैनेडी के हाथों में आ चुकी थी।
और उन्होंने रूस की इस जीत को ज्यादा देर तक हावी नहीं होने दिया और दुश्मनी की नई इबारत गढ़ने के लिए स्पेस रेस में एक लंबी छलांग मारते हुए चांद पर पहला कदम रखने का रिकॉर्ड बनाया। और इस बीच एक तरह से इन दोनों सुपर पावर्स की दुश्मनी की वजह से दुनिया में कंस्ट्रक्टिव बदलाव देखने को मिल रहा था और कहीं न कहीं एक बार फिर से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और तरह तरह के समझौते पर दोनों देश एक साथ आने लगे थे। लेकिन फिर आता है 80 का दशक और फिर जो हुआ उसकी तस्वीर कुछ ऐसी थी कि दोनों देशों के बीच फिर से वही दुश्मनी का एक नया दौर शुरू हुआ। इस समय अमेरिका में नए राष्ट्रपति रीगन सत्ता में आए और सत्ता में आते ही अमेरिका को काम पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने आते ही एक बार फिर से हथियारों को बढ़ावा देने, अमेरिका और मित्र राष्ट्रों को फिर से हथियार बंद करने लगे और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो एक बार फिर से सोवियत यूनियन के लिए कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाने की घोषणा करने वाले थे। क्योंकि 80 के दशक के शुरुआत से पहले अमेरिका और यूएसएसआर ने अलग अलग समय पर एक दूसरे को काउंटर किया था। जैसे 1971 में बांग्लादेश के फ्रीडम स्ट्रगल में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया तो सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। वेस्टर्न एशिया के कंट्रोल में अमेरिका ने इजराइल की पीठ थपथपाई तो सोवियत संघ ने अरबों का पक्ष लिया। 1977 में इथोपिया सोमालिया के झगड़े में सोवियत संघ ने सोमालिया के खिलाफ इथोपिया को हथियार दिए और अमेरिका ने सोमालिया की मदद की। और फिर आता है अफगानिस्तान का मसला। 1979 के अंत में अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने दखल देकर वहां पर खत्म होते कम्युनिस्ट इफेक्ट को बरकरार रखने के लिए सेना भेज दी, जिस पर अमेरिका ने बहुत हल्ला मचाया और तब के राष्ट्रपति कार्टर ने अफगानिस्तान में सोवियत इंटरवेंशन को दुनिया भर की शांति के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बता दिया था। और इसी के साथ अमेरिका इस कोशिश में जुटा रहा कि यूएसएसआर अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार ना बचा पाए और ऐसा ही हुआ। अफगानिस्तान में यूएसएसआर की सेना ने करीब 10 साल तक जंग लड़ी, लेकिन उसे अंत में अफगानिस्तान छोड़कर वापस जाना पड़ गया और ये जंग ही यूएसएसआर को तोड़ने और उसे रशिया में समेट देने का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि सोवियत यूनियन के बाकी देश में सरकार और सत्ता के खिलाफ विद्रोह होने लगा था और लोगों को ये लगने लगा कि सरकार फालतू में देश के लोगों के पैसों को जंग में तबाह कर रही है। और इस तरह यूएसएसआर टूट गया और 15 देश अलग हो गए, जिसके बाद दुनिया में बस एक ही सुपर पावर बची और वो था अमेरिका। लेकिन आज भले ही यूएसएसआर ना हो, पर उसकी सेंट्रल पावर रशिया आज भी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ अपनी दुश्मनी को बरकरार रखे हुए है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका का यूक्रेन को सपोर्ट करके उसे नाटो में शामिल करने का झांसा देकर रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और आज कहीं न कहीं उसी की वजह से रशिया एक बदतर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और उसकी हालत इस समय खराब हो चुकी है। इसीलिए जब यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई तो इसे एक बार फिर से कोल्ड वॉर की शुरुआत मानी गई। खैर, अगर इन दोनों देशों की दुश्मनी के ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बीते करीब 75 साल से ज्यादा हो गए और उसके बाद भी दुनिया में जिस शांति की कल्पना की गई थी वो अगर आज भी नहीं आ पाई तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और रशिया की दुश्मनी ही रही है। और यही कारण है कि आज भी ये दुनिया दो गुटों में बटी हुई है, एक जो अमेरिका के साथ है और दूसरे जो अमेरिका का विरोध करते हैं वो ऑटोमेटिकली रशिया के साथ हैं। इसके अलावा आज जो दुनिया में एटॉमिक वेपन और बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की होड़ मची है उसके भी जिम्मेदार इन दोनों देशों की दुश्मनी ही है, क्योंकि अब सभी देशों को ये डर लगता है कि अगर उनके पास एटॉमिक वेपन्स नहीं होंगे तो उन्हें किसी न किसी एक पावर के जरिए अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो इस कोल्ड वॉर ने दुनिया को शांति से आगे ले जाने वाली संस्था यूनाइटेड नेशंस को किसी काम का नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज इस संस्था की तरफ से बनाए जाने वाले कोई भी नियम या कानून, खास तौर से एक दूसरे देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ना करने की बात को कोई देश मानता ही नहीं है। इसीलिए आज WHO और यूनिसेफ को छोड़कर यूएन किसी काम का बचा ही नहीं है। एक और खतरे की बात करें तो आज जो सिचुएशन है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इन दोनों देशों की दुश्मनी का अगर कोई बहुत बड़ा रिजल्ट निकला तो वो वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल ले लेगा और तब शायद दुनिया में एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल से सब कुछ तबाह हो जाए। खैर, ये तो कुछ गिने चुने इफेक्ट हैं। ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिन पर इन दोनों देशों की दुश्मनी का असर पड़ रहा है और लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर कोई ये कहे कि क्या अमेरिका और रशिया की ये बिना बंदूक वाली लड़ाई खत्म हो पाएगी तो इसका जवाब अभी दे पाना मुश्किल है, क्योंकि आज बिना किसी संदेह के अमेरिका इकलौता सबसे बड़ा सुपर पावर है जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का मद्दा रखता है। लेकिन उसे पता ही है कि उसके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है जितने की रशिया के पास हैं। इसीलिए अगर रशिया के साथ और भी कुछ देश आते हैं जो आसपास में एक दूसरे की मदद करते हैं तो इससे अमेरिका को दिक्कत हो जाएंगी।
जैसे कि चीन और रूस के साथ आने पर। इसीलिए अगर इस लड़ाई को खत्म करना है तो सबसे पहले तो अमेरिका को इस बात के डर को मिटाना पड़ेगा कि अगर वो खुले दिल से रशिया का ग्लोबल लेवल पर स्वागत करे और उसके सारे सैंक्शंस को हटा ले तो रशिया उसकी पावर डोमिनेंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा भला अमेरिका करेगा क्यों? अब अगर रशिया की बात करें तो अगर उसे ये लड़ाई खत्म करने की पहल करनी है तो पहले तो उसे अपनी इकोनॉमी को लिबरल बनाना पड़ेगा ताकि दुनिया भर की कंपनियां वहां निवेश कर सकें और अमेरिका को भी मजबूरन उस लिबरल इकोनॉमी का हिस्सा बनना पड़े। इसके लिए पहले तो रशिया को इंटरनल लेवल पर अपने देश में एक बेहतर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां लोग अपनी सरकार चुनें, ना कि सरकार ही खुद को चुनती रहे। लेकिन वही है कि रशिया ऐसा भला करे ही क्यों? दुनिया भर की ठंडक सहकर भी वो अमेरिका की गर्माहट को अपने यहाँ जगह नहीं देने वाले। यही कारण है कि जब तक दुनिया में कोई एक नई महाशक्ति का उदय नहीं होता है जिससे अमेरिका और रशिया दोनों को डर लगे, तब तक इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी की नई इबारतें लिखी जाएंगी। आपकी इस मामले में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।